हेलो साथियों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका जुगारा फाउंडेशन परिवार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अब अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए एक एसएससी के लिए जबरदस्त जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। जैसे कि सामान्यतः आपको पता ही होगा कि जीके जीएस में नंबर बहुत ही कम ही उठते हैं। जनरली 14-15 क्वेश्चन ही स्टूडेंट कर पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन कर पाए। और हमारे साथ आप लगातार जुड़े रहें क्योंकि हम एक सीरियस से एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन लाते जाएंगे और हर एक टॉपिक को कवर कराते जाएंगे ताकि आप 17 से 18 नंबर एकदम आराम से ला पाए। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए तुरंत सेशन पर आ जाएंगे। आइए देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा इंग्लिश चैनल अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति भारतीय हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले हम विश्व में बात करेंगे। में सबसे पहली व्यक्ति विश्व में सबसे पहले व्यक्ति हुए मैथ्यू वेब, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। और जो भारतीय सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं वो सिद्धार्थ अग्रवाल जी थे, जो 49 वर्ष के थे। और सबसे पहले भारतीय जो थे, सबसे पहले भारतीय सबसे पहले भारतीय थे मिहिर सेन। और प्रथम महिला जो प्रथम महिला थी वो थी आरती शाह। आरती शाह। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके फैक्ट को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश चैनल है कहाँ? ये है अटलांटिक महासागर में। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही जनरली सारे क्वेश्चन के फैक्ट समझाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ताकि हमारे सारे टॉपिक आराम तरीके अच्छे से कवर हो पाए। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां होती है। सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई जयपुर की जिसे गुलाबी शहर भी कहते हैं या पिंक सिटी कहते हैं। गुलाबी शहर या पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर का संस्थापक कौन था? बात कर लेते हैं। जयपुर के संस्थापक एक राजा यहाँ के हुए सवाई जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह। जिन्होंने 1727 में जयपुर की स्थापना किया। ठीक है, अब इनके पोते हुए सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। और हवा महल में कितनी खिड़कियां होती है? 953 खिड़कियां होती हैं। और इसे हवा महल को हवा महल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 953 खिड़कियां होती है और हर तरह से हवा आता है, इस वजह से इसे हवा महल कहा गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और सभी जिस भाई को समझ में आ रहा होगा, क्लास सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? तो ठीक है, तो बात करते हैं आपका थांगटा, ये है मणिपुर में। आपका कलरी पायड्डू, आपका पायड्डू नहीं पायट्टू होगा, ठीक है, ये आपका केरल में हो जाएगा। मर्दानी खेल कहाँ का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र। तो बचा क्या? लाठी, तो लाठी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस रहा होगा, लग रहा है कट गया, ठीक है। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट को नाम बदलने से पहले जाना जाता था आपका चोटी पीक 15 के नाम से, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता था? नेपाल में क्या कहा जाता है? और इसकी ऊंचाई कितनी है? तिब्बत में से चोमू गो चोमू गोला कहते हैं, ठीक है। और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, 48 मीटर। कुछ समय पहले भी मेरे भाई इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई थी, फिर पुनः ये 8,848 मीटर ही हो गई, ठीक है। और बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति 1953 में दो व्यक्ति हुए। एक थे एडमंड हेलरी, और दूसरे हुए नॉर्गे, ठीक है। हम सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई क्वेश्चन कवर कर पाए, ठीक है। अब देखते हैं भारत में सबसे बड़ी चोटी, सबसे भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी है क्या है? केटू, केटू है, जिसे हम गार्डन ऑस्टिन कहते हैं। और ये कहाँ है? ये है काराकोरम रेंज में, ठीक है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसी तरह जबरदस्त प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने साथियों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। आइए देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मई, ठीक है, 5 मई हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आपका हो जाएगा 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और आप सभी भाई वो अच्छे से क्वेश्चन को पूरे नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि पेपर यहीं से आने वाला है, कुछ अलग से नहीं आता है, ठीक है। और 14 जून को क्या मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस। सात अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
त्योहार की जयंतियां जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चांद शुक्र, अब देख लेते हैं असम में क्या माना जाता है, बिहू मनाया जाता है, ठीक है। असम में बिहू। पंजाब में क्या हो जाएगा, पंजाब में आपका हो जाएगा लोहड़ी। बैसाखी हो गया। झारखंड में क्या हो जाएगा आपका, और मेघालय में क्या हो जाएगा, झारखंड में आपका सरहुल हो जाएगा। और मेघालय, जो चांद शुक्र कहाँ में जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। आपका ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। देखिए, जब ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 को समाप्त हो जाएगा, मतलब कि जो भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, जब तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भारत को अब कंट्रोल करना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये अधिनियम 1947 का अधिनियम था, ठीक है। इसी के अंतर्गत अधिनियम में घोषणा की गई कि 1947 का अधिनियम में घोषणा किया गया भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है जी। आइए चलते हैं। शिक्षा पर उर्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था, ठीक है। इसका आंसर तो हो जाएगा 1854। लेकिन डलहौजी द्वारा डलहौजी द्वारा 1854 में वुड आयोग द्वारा चार्ल्स उर्स द्वारा चार्ल्स उर्स के नेतृत्व में उर्स आयोग आया। जिनकी सिफारिशें थी, जिसे किसी मतलब जिसे विद्वानों द्वारा कहा गया शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। विद्वानों द्वारा शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इसी तरह जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। तो जो अंग्रेजों द्वारा शुरू किया राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर था। इसमें इसमें किसान डायरेक्ट कंपनी को लगान देते थे, डायरेक्ट 1820 में डायरेक्ट कंपनी को लगान देते थे, वो लगान देते थे। लेकिन 1822 में गांव के मुखिया द्वारा गांव के मुखिया द्वारा लगान दिया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है, तो देखेंगे भारत की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है, ठीक है। तो आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 147 आर्टिकल 147 के तहत, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 147 के तहत सुप्रीम कोर्ट को
व्याख्या करने का, संविधान का व्याख्या करने का प्रावधान है। सभी भाई एक्सप्लेनेशन को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस व्यक्ति को नजरबंद से से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं की जाती। बिना किसी मुकदमे या किसी अरेस्ट वारंट के किसी भी व्यक्ति को 3 माह से ज्यादा नजरबंद करके नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। 3 माह से ज्यादा नजरबंद करके नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल आर्टिकल 22 में किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का प्रावधान है, से संरक्षण का प्रावधान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपके लगभग 30 सेकंड समाप्त हो गए हैं। तो बात करेंगे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 80। एक बार बहुत जल्दी आपके लिए पॉलिटी का मैराथन क्लास लाऊंगा, जिसमें पॉलिटी का फुल एक्सप्लेनेशन होगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फुल थ्योरी क्लास रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूलिया जलप्रपात में चंबल नदी पर स्थित है डैश डैश, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा धुआंधार। गुजरात में हो जाएगा शंकर झरना। और उत्तर प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही फेमस है लखनिया झरना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर माफिक आग्नेय आधार पर विकसित होती है। तो क्या हो जाएगा आपका, लेटराइट हो जाएगा, ठीक है। एरिड कैसी होती है, ये शुष्क मिट्टी होती है, ठीक है। ये आपका शुष्क मिट्टी होता है, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आपका इनकम टैक्स ही तो होता है, आयकर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर, तो आइए जीएसटी का बात कर लेते हैं। ये जीएसटी हो गया। जीएसटी भारत में कब आया, भारत में कब आया। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 में आया, 17 में लागू हुआ। इसका मॉडल कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और ये सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। में लागू। ये सभी चीजें आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा समय देता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में डैश डैश अर्थव्यवस्था में बैंकों के लिए सीआरआर तय करता है। तो भाई ये सीआरआर क्या होता है,
CRR का कोई फुल फॉर्म बताएगा? ये कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कैश रिजर्व रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो CRR तय करता है, ठीक है। तो ये कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और आपको इसको नोट करते हुए चलेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम कार्य करता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 183 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए यू विन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है। तो यू विन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखेंगे, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम। तो समझ में आ रहा है कि जो इसी यही है आंसर, ठीक है। आपका बी वाला ही राइट आंसर है। और ये किसने 0 से 16 वर्ष 0 से 16 वर्ष के बच्चों को 12 वैक्सीन लगना अनिवार्य है। लगना अनिवार्य है, ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आपका ये वाला राइट आंसर हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा 20वां क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जो आखिरी है। निम्न में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। तो भारत का ऐसा कौन सा त्योहार है जो गुजरात गुजरात में नए साल के रूप में मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा बेस्तु वरस, ठीक है। आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जबरदस्त तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।